दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है विवेकानंद कोचिंग की ऑनलाइन क्लासेस में। मैं एक बार आपके सामने फिर से अनिल फौजदार आपके लिए पोस्ट का टॉपिक से एक नया अपना सेल पार्ट लेके आपके सामने। जैसा कि आपको लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था, आपको माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बताया था और गोल्जी इकाई के बारे में बताया था। जैसे कि आप जानते हो, अपना जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके उपनामों के बारे में मैंने आपको बताया था। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होते हैं अपने उपनाम से आते हैं। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया को आपको एक नाम बताया गया था, पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी कि कोशिका का शक्ति गृह माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। और इसके लिए मैं आपको रीजन सहित बताया था कि इसको माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहते हैं। क्योंकि आपको पता है कि ग्लूकोज जो होता है अपना मुख्य भोज्य पदार्थ हमारे शरीर में, उसका ऑक्सीजन की उपस्थिति में पूर्ण ऑक्सीकरण जो होता है वो अपना माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जिसके फलस्वरूप ऊर्जा उत्पन्न होती है, इसलिए इसको कोशिका का शक्ति गृह कहा जाता है। इसके बाद आपको दूसरा उपनाम बताया था मैंने, अर्ध स्वायत्तशासी कोशिकाएं। जैसे कि आप जानते हो, कोशिका में मुख्य रूप से डीएनए की जो उपस्थिति पाई जाती है वो अपने केंद्रक के अंदर होती है। लेकिन यदि हम बात करें जंतु कोशिका की, तो जंतु कोशिका में केंद्रक के अतिरिक्त डीएनए की उपस्थिति माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाई जाती है, जिसके कारण ये अपनी कुछ क्रियाओं जैसे कि प्रोटीन संश्लेषण, एंजाइम्स निर्माण आदि के लिए अपना स्वयं निर्भर रहता है, यानी कि स्वयं संश्लेषण करता है। इसके लिए केंद्रक पर कोई निर्भर नहीं रहता है, इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, अर्ध स्वायत्तशासी कोशिकांग कहते हैं। इसके बाद आपको तीसरा उपनाम इसका मैंने बताया था, कोशिका का श्वसन स्थल। जैसे कि आप जानते हो, श्वसन क्रिया जो हमारे शरीर में होती है उसके दौरान अपन ऑक्सीजन गैस ग्रहण करते हैं, और ऑक्सीजन गैस का जो मुख्य उपयोग होता है वो ग्लूकोज के ऑक्सीकरण में होता है। और ग्लूकोज का ऑक्सीकरण जैसे कि आप जानते हो कहां पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इसलिए इसको अपन क्या कहते हैं, कोशिका का श्वसन स्थल भी कहते हैं। इसके अतिरिक्त चौथा उपनाम मैंने आपको बताया था, एटीपी का उद्योग। तो एटीपी का उद्योग क्यों कहा जाता है कि हमारा शरीर जो है, हमारे शरीर में ऊर्जा की जो मुख्य इकाई मानी जाती है वो कौन सी होती है, एटीपी होती है। एटीपी का पूरा नाम क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है भाई, तो माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, तो एनर्जी की उत्पत्ति किस रूप में होगी, एटीपी के रूप में होती है, जिसके फलस्वरूप ऊर्जा निर्मित होगी। तो एटीपी का फॉर्मेशन कहां पे हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, एटीपी का उद्योग। थोड़ा सा आपकी जानकारी के लिए रिपीट कर देता हूं। जो अपना एटीपी है, एटीपी के लिए मैंने आपको बताया था कि एक एटीपी बराबर ऊर्जा की मात्रा, तो एक एटीपी बराबर ऊर्जा की मात्रा को हम 7.3 किलो कैलोरी से व्यक्त करते हैं। यदि आपको पूछा जाए कि एक एटीपी के पूर्ण ऑक्सीकरण के दौरान कितनी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो आप सीधा अपना आंसर दे सकते हो 18.2 किलो कैलोरी। इसके बाद मैंने आपको बताया था गोल्जी इकाई के बारे में। तो गोल्जी इकाई जो है खोज करता है, इसका कैमिलो गोल्जी था। तो कैमिलो गोल्जी ने गोल्जी इकाई की खोज की। गोल्जी इकाई के 3 पार्ट मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताए थे, 3 भागों से मिलकर बना होता है, जिसमें अपना एक सिस्टर्नी होता है, दूसरा ट्यूब्यूल्स होती है और तीसरा वेसिकल होती है। ये इसके मुख्य रूप से 3 पार्ट होते हैं। और जो अपना गोल्जी इकाई है इसमें अपने रासायनिक पदार्थों का रूपांतरण होता है, आप ऐसे कह सकते हो कोशिका में उपस्थित पदार्थों का रासायनिक रूपांतरण होता है, जिसके फलस्वरूप अपशिष्ट पदार्थों को कोशिका से बाहर निकाला जाता है। तो इस प्रकार जो अपना गोल्जी इकाई है कोशिका में पदार्थों के आवागमन में सहायक होती है, इसलिए गोल्जी इकाई को एक उपनाम दिया गया, जिसे हम कहते हैं कोशिका का यातायात प्रबंधक, यानी कि ट्रैफिक पुलिसमैन ऑफ द सेल। ठीक है भाई। इसके अतिरिक्त जो अपना गोल्जी इकाई है, गोल्जी इकाई अपने कोशिका में लाइसोसोम के निर्माण में भी सहायक होता है। तो ठीक है भाई, आगे अपन अपने टॉपिक सेल से एक अपने अगले सेल ऑर्गन की तरफ बढ़े हैं। तो अपना अगला सेल ऑर्गन जो है वो अपना आता है, तो आपको बता दें जैसे कि अपना सेल ऑर्गन अगला है अंतः प्रद्रव्य जालिका। ठीक है भाई, अंतः प्रद्रव्य जालिका, और इसका इंग्लिश नाम होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है भाई, और इसको आप शॉर्ट में कह सकते हो ER। ठीक है भाई, तो ये भी अपनी कोशिका का एक इंपॉर्टेंट भाग होता है, जिसको हम कहते हैं अंतः प्रद्रव्य जालिका। यदि हम बात करें अंतः प्रद्रव्य जालिका की खोज की, तो इसकी जो खोज की गई थी वो की थी वैज्ञानिक कीथ पोर्टर ने। ठीक है भाई, तो कीथ पोर्टर के द्वारा इसकी खोज की गई अंतः प्रद्रव्य जालिका की। आगे अंतः प्रद्रव्य जालिका जो है, तो सबसे पहले आपको याद रखना है, जैसे मैंने आपको बताया था कि गोल्जी इकाई के द्वारा लाइसोसोम का निर्माण होता है। जब हम अंतः प्रद्रव्य जालिका की बात करेंगे तो अंतः प्रद्रव्य जालिका जो है इसकी भी आकृति लगभग गोल्जी इकाई के समान होती है। क्यों होती है?
क्योंकि इसकी संरचना में गोल्जी काय के समान 3 भाग हमें प्राप्त होते हैं, जिसमें एक अपना भाग हो जाता है सिस्टर्नी, दूसरा भाग हो जाता है नलिका और तीसरा भाग हो जाता है पुटिका। ठीक है, यहाँ पे नलिका की हम बात करें तो नलिका को आप इंग्लिश में कह सकते हो ट्यूब्यूल्स, पुटिका को आप इंग्लिश में कह सकते हो वेसिकल। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि जो अपना गोल्जी काय होता है, गोल्जी काय में 3 सेम पार्ट होते हैं, सिस्टर्नी, नलिका और पुटिका। ठीक है, अब हम बात करें अंतःप्रद्रव्य जालिका की, कोशिका में किस रूप से व्यवस्थित होती है। तो मान लीजिए ये अपनी कोई कोशिका है, ठीक है, तो ये तो क्या हो गई इसकी जंतु कोशिका की, यदि हम बात करें तो क्या हो गई है सेल मेम्ब्रेन, और अंदर हमने मान लीजिए बना दिया केंद्रक, और केंद्रक के ऊपर उपस्थित झिल्ली क्या हो गई न्यूक्लियस मेम्ब्रेन हो गई। ठीक है, चलो इसको अपन फुल फॉर्म में लिख देते हैं सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, और इसको अपन लिख सकते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये 2 पार्ट हो गए अपनी कोशिका के। तो जो अंतःप्रद्रव्य जालिका है, इसका कोशिका में जो फैलाव पाया जाता है वो अपना न्यूक्लियस मेम्ब्रेन यानी कि केंद्रक झिल्ली से कहां तक होता है सेल मेम्ब्रेन यानी कि कोशिका झिल्ली तक पाया जाता है। तो ये संपूर्ण कोशिका के अंदर फैली रहती है। आप ऐसे कह सकते हो ये संपूर्ण कोशिका द्रव्य के अंदर ये फैली होती है। ठीक है भाई, तो कुछ इस प्रकार ये अपनी हमारी कोशिका में पाई जाती है। ठीक है भाई, तो अपनी कोशिका में कुछ इस प्रकार होगी है, कुछ इस प्रकार ये अपनी कोशिका के अंदर उपस्थित होती है। इस संपूर्ण कोशिका द्रव्य में पाई जाती है। ठीक है, संपूर्ण कोशिका द्रव्य में पाई जाएगी। तो हम बात किसी कर रहे हैं अंतःप्रद्रव्य जालिका की। ठीक है भाई, अंतःप्रद्रव्य जालिका की यहाँ पे बात की जा रही है। तो ये अपनी अंतःप्रद्रव्य जालिका होती है। ठीक है भाई, इस प्रकार ये अपने कोशिका द्रव्य में उपस्थित है। यहाँ पे आपको मुख्य रूप से याद रखना है अंतःप्रद्रव्य जालिका के जो अपन प्रकार पढ़ेंगे, तो अंतःप्रद्रव्य जालिका मुख्य रूप से 2 प्रकार की पाई जाती है। ठीक है, 2 प्रकार की, जिसमें इसका एक पार्ट होता है जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में RER, और दूसरा होता है SER। RER की यदि हम बात करें फुल फॉर्म की, इसके फुल फॉर्म हो जाती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये हो जाती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है भाई, 2 प्रकार की हो गई SER और RER। RER का पूरा नाम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और SER का पूरा नाम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये अंतर क्या है, तो आप यहां से देख रहे हो RER की यदि हम बात करें तो RER जो है इसका सबसे पहला वर्ड आता है हमारे सामने रफ मींस क्या होता है खुरदरा। ठीक है, तो खुरदरी इसकी सतह पाई जाती है। ठीक है भाई, तो इसकी सतह खुरदरी पाई जाने के कारण इसको क्या नाम दिया गया रफ, या आप ऐसे कह सकते हो हिंदी में खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका, और स्मूथ के लिए आप नाम दे सकते हो चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका। अब यहाँ पे बात आती है कि इनकी सतह खुरदरी और चिकनी क्यों होती है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो अंतःप्रद्रव्य जालिका है, ठीक है भाई, जो अंतःप्रद्रव्य जालिका है जो कि इसकी तरफ पाई जाती है न्यूक्लियस मेम्ब्रेन की तरफ, और न्यूक्लियस मेम्ब्रेन से हमारा मतलब किससे है केंद्रक झिल्ली से। ठीक है भाई, तो जो अंतःप्रद्रव्य जालिका हमारी केंद्रक झिल्ली की ओर पाई जाती है, तो उसकी सतह पर जो अपनी अंतःप्रद्रव्य जालिका केंद्रक झिल्ली की तरफ पाई जाती है, उसकी सतह पर अपने पाए जाते हैं राइबोसोम। ठीक है, तो उसकी सतह पर क्या पाए जाते हैं राइबोसोम पाए जाते हैं, जिसके कारण इसकी सतह कैसी हो जाती है खुरदरी हो जाती है। इसलिए इसको हमने क्या बोला रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है भाई, तो ये वाली कौन सी हो गई, तो ये वाली हो गई अपनी
ER, ठीक है भाई। और जो अपनी अंतर प्रतिरपी जालिका पाई जाती है कोशिका झिल्ली की ओर, सेल मेम्ब्रेन की ओर, उसको अपन नाम देते हैं SER। और इस पर क्या होता है राइबोसोम, इस पर क्या होगा राइबोसोम एब्सेंट होते हैं, इसलिए इसकी सतह कैसी पाई जाती है स्मूथ यानी कि चिकनी पाई जाती है, ठीक है भाई। तो ये तो हो गया अपने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि अंतर प्रतिरपी जालिका के प्रकार। आगे हम बात करें इसके फंक्शन की, ठीक है, यानी कि इसके कार्य। अंतर प्रतिरपी जालिका के कार्य क्या होते हैं? तो सबसे पहले आपको याद रखना है जो अपना इसका एक पार्ट होता है वो अपना सहायता करता है प्रोटीन संश्लेषण में, ठीक है। तो प्रोटीन संश्लेषण में RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सहायक होती है, ठीक है भाई। दूसरा होता है जो अपनी SER है, तो SER हमारी कोशिका में वसा के संश्लेषण में सहायक होती है, ठीक है। तो हमारी कोशिका में वसा के संश्लेषण में सहायक होती है। तीसरा कार्य आपको याद रखना है, आपको पता है जैसे कि गोल्जी काय के द्वारा निर्माण किया जाता है लाइसोसोम का, तो गोल्जी काय के निर्माण में जो सहायक है वो कौन होती है अंतर प्रतिरपी जालिका होती है, ठीक है भाई। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि लाइसोसोम का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है तो आप आंसर दे सकते हो कि लाइसोसोम का निर्माण गोल्जी काय करता है। और यदि पूछा जाए कि गोल्जी काय का निर्माण कौन करता है तो अंतर प्रतिरपी जालिका करते हैं, ठीक है। और आपको पता है जितनी हमारी कोशिका में कोशिका झिल्ली उपस्थित होती है वो सभी मुख्य रूप से किसकी बनी होती है फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। और फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन का संश्लेषण करने का मुख्य कार्य किसका है अंतर प्रतिरपी जालिका का, ठीक है। जिस कारण कोशिका को एक मुख्य रूप से अपना बाह्य कंकाल या स्केलेटन निर्माण करने में एक बहुत मुख्य रूप से सहायता प्राप्त होती है, इसलिए, ठीक है भाई, इसलिए वो अपना अंतर प्रतिरपी जालिका को एक उपनाम दे दिया जाता है जिसे हम कहते हैं कोशिका का कंकाल, ठीक है भाई। और आपसे पूछा जाए कि कोशिका का कंकाल किस कोशिका को कहा जाता है तो अंतर प्रतिरपी जालिका को कहते हैं। और एक दूसरा नाम भी इसका अपने साथ याद रख लेना कि पूछा जाए झिल्लियों का तंत्र, ठीक है, झिल्लियों का तंत्र। तो झिल्लियों का तंत्र भी किसे कहते हैं अंतर प्रतिरपी जालिका को कहते हैं, ठीक है। स्केलेटन ऑफ द सेल अंतर प्रतिरपी जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन्स, तो वो भी अपना आंसर अंतर प्रतिरपी जालिका। तो भाई इस प्रकार वो अपनी अंतर प्रतिरपी जालिका पाई जाती है। तो ये अपनी उसका नेक्स्ट भाग है, तो आपको ध्यान रखना है, क्लियर है भाई, ठीक है। आगे अपना अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, उसका के अगले सेल ऑर्गेनल की ओर। अगला सेल ऑर्गेनल जब अपन पढ़ेंगे उससे पहले आप अपना पिछला जो पढ़ा हुआ है उसको याद रखिए, समझते रहिए। और आपको ऐसी बायोलॉजी आपको हम बता रहे हैं कहीं भी आपको और भरतपुर के अंदर प्राप्त नहीं होगी इस लेवल की, ठीक है भाई। तो हम अपने अगले सेल ऑर्गेनल की तरफ बढ़ते हैं। तो अपना अगला सेल ऑर्गेनल है जिसका नाम होता है लाइसोसोम, ठीक है। तो अपना अगला सेल ऑर्गेनल है जिसका नाम क्या है लाइसोसोम। अब लाइसोसोम की सबसे पहले हम बात करें खोज की, तो लाइसोसोम की जो खोज की गई वो की थी वैज्ञानिक डी डुवे ने, ठीक है। तो लाइसोसोम की खोज सर्वप्रथम की गई थी वैज्ञानिक डी डुवे के द्वारा। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि हमारी कोशिका में क्या होता है, कुछ कोशिकांग ऐसे होते हैं जो कि दोहरी झिल्ली युक्त होते हैं और कुछ कोशिकांग ऐसे होते हैं जो एकल झिल्ली युक्त होते हैं और कुछ कोशिकांग ऐसे भी होते हैं जो कि झिल्ली विहीन होते हैं। यदि हम बात करें दोहरी झिल्ली कोशिकांग की तो आपको बताया था पहले तो दोहरी झिल्ली कोशिकांग कौन कौन से होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया होगा, हरितद्रवक होगा और केंद्रक होगा। झिल्ली विहीन कोशिकांग की यदि हम बात करें
तारक केंद्र होता है, इसके अतिरिक्त केंद्रिका होती है और राइबोसोम होता है। इसके अतिरिक्त जितने भी अधिकांश कोशिकांग हमारी कोशिका में पाए जाते हैं वो सभी कैसे होते हैं, एकल झिल्ली युक्त होते हैं। तो आप कह सकते हो कि लाइसोसोम जो है हमारी कोशिका में उपस्थित, ठीक है भाई, लाइसोसोम हमारी कोशिका में उपस्थित एकल झिल्ली युक्त संरचना होती है, या आप ऐसे कह सकते हो एकल झिल्ली युक्त गोलाकार संरचना होती है। ठीक है भाई, एकल झिल्ली युक्त गोलाकार संरचना। आगे मान लीजिए ये अपना लाइसोसोम है गोलाकार, ठीक है, और होता क्या है, इसके अंदर उपस्थित होते हैं एंजाइम, ठीक है, विभिन्न प्रकार के एंजाइम अपने लाइसोसोम के अंदर पाए जाते हैं। और ये एंजाइम जो है प्रकृति से कैसे होते हैं, जल अपघटनी हाइड्रोलाइसिस एंजाइम ये होते हैं, जल अपघटनी एंजाइम होते हैं किसके अंदर, लाइसोसोम के अंदर। यदि पूछा जाए कि इन एंजाइमों का प्रकार, तो आप बता सकते हो कि लाइसोसोम के अंदर लगभग 42 प्रकार के जल अपघटनी एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक है, हाइड्रोलाइज एंजाइम होते हैं तो काफी सारे इसके एग्जांपल होते हैं, तो इसमें लगभग 42 प्रकार के एंजाइम होते हैं, लगभग 50 प्रकार तक भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें लगभग 42 प्रकार के जल अपघटनी एंजाइम पाए जाते हैं। आगे यदि हम बात करें लाइसोसोम का कार्य, तो लाइसोसोम का मुख्य कार्य क्या होता है, और ये आपके क्वेश्चन पूछा जा चुका है राजस्थान पुलिस में। लास्ट टाइम जो एग्जाम हुआ था, लास्ट टाइम जो रिक्रूटमेंट हुई थी, उसमें एक क्वेश्चन आ चुका है कि लाइसोसोम का कार्य क्या है। ठीक है, तो लाइसोसोम का जो कार्य है वो मुख्य रूप से आपको याद रखना है अंत कोशिकीय, लाइसोसोम के कार्य की बात कर रहे हैं, अंत कोशिकीय पदार्थों का पाचन करना। ठीक है, तो अंत कोशिकीय पदार्थों का पाचन करना इसका मुख्य कार्य होता है। यदि हम बात करें यहाँ पे कि मुख्य रूप से सर ये कि लाइसोसोम जो है अंत कोशिकीय पदार्थों का ही पाचन करता है, तो ये अपना कंपल्सरी नहीं है, इसके अतिरिक्त ये कुछ बाह्य कोशिकीय पदार्थों का भी पाचन करता है। तो ये जो अपना मैटर है बाह्य कोशिकीय पदार्थों के पाचन संबंधित, ये थोड़ा अपना जनरल साइंस थोड़ा ऊपर थोड़ा सा लेवल हाई हो जाता है, जनरली हम उसकी बात नहीं करेंगे। आपको मुख्य रूप से यहाँ पे याद रखना है अंत कोशिकीय पदार्थों का पाचन करना, यानी कि जो अपने जो पदार्थ होते हैं जो कोशिका के अंदर प्रवेश करते हैं, उसमें कुछ अपने ठोस पदार्थ भी होते हैं और कुछ अपने ऐसे कह सकते हो द्रव पदार्थ भी होते हैं। ठीक है, तो कोशिका के अंदर प्रवेश करते हैं, तो उनका पाचन करने का मुख्य काम इसका होता है लाइसोसोम का। तो ये अंत कोशिकीय पदार्थों का पाचन करना इसका कार्य भी होता है। यदि अब आप यहाँ पे एक बात एक सोच रहे होंगे कि लाइसोसोम को एक उपनाम दिया जाता है, लाइसोसोम का उपनाम, लाइसोसोम को हम कहते हैं आत्मघाती थैली, लाइसोसोम को आत्मघाती थैली भी कहा जाता है, या आप ऐसे कह सकते हो सुसाइडर बैग इसको भी कहा जाता है। अब जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, एक चीज मेरी क्लास में आप खास बात याद रखना, जितना भी मैं आपको क्वेश्चन पढ़ाऊंगा या जितने भी आपको मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा, जहां पे भी जो भी नाम आएगा उसको कारण सहित आपके सामने स्पष्ट करूंगा इसको क्यों कहते हैं। क्योंकि जितने भी सेल ऑर्गन है, सेल ऑर्गन आप जानते हो सभी के उपनाम होते हैं अलग अलग। ठीक है, अधिकांश क्लासेस में आप देखते होंगे कि जनरली आपको उपनाम बता दिया जाता है, लेकिन वो उसका रीजन नहीं बताते कि इसको क्यों कहते हैं। तो मैं आपको जो पढ़ा रहा हूं उसमें आपको उपनाम नहीं बताऊंगा, उसका कारण भी साथ में ही बताऊंगा कि इसका कारण क्या है, इसको आत्मघाती थैली क्यों कहा जाता है। तो जनरली आप जानते हो कि आत्मघाती मींस क्या होता है। आत्मघाती किसे कहते हैं, सुसाइडर, जो खुद भी मरे और साथ में दूसरे को भी लेके मरे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि लाइसोसोम गोलाकार संरचना है, ये किसके अंदर उपस्थित है, कोशिका के अंदर उपस्थित है, और कोशिका किसमें उपस्थित होती है, साइटोप्लाज्म में उपस्थित होती है। ठीक है, और इसके ऊपर झिल्ली कैसी है, एकल झिल्ली, बनी किसकी है, प्रोटीन की होगी, या आप जनरली बात करें लिपिड की, दोनों मिक्स करके बनती है। ठीक है, तो आत्मघाती का मतलब क्या है, तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि आत्मघाती थैली बनती कब है। ठीक है, लाइसोसोम जो है आत्मघाती थैली कब बनती है। तो यदि हम यहाँ पे बात करें तो आपको सीधा याद रखना है कि यदि कोई व्यक्ति
जो कि लंबे समय से भूखी अवस्था में है, कोई व्यक्ति जो कि लंबे समय से भूखी अवस्था में है, तो उसके अंदर लाइसोसोम आत्मघाती थैली का रूप ले सकती है। जनरली आप जानते हो, जब अपन मान लीजिए कोई व्यक्ति है, मोटापा ज्यादा है, तो क्या करता है, डाइटिंग करता है। ठीक है, डाइटिंग का मीन्स बाहर से पोषण प्राप्त करना बंद कर देता है। बाहर से पोषण अत्यधिक मात्रा में प्राप्त करेगा तो उसका मोटापा बढ़ेगा, इसलिए वो क्या करता है, बाहर से अपना पोषण लेना बंद कर देगा। लेकिन आप जानते हो हमारा शरीर जीवित कब रह सकता है, जब कोशिकाओं को ऊर्जा प्राप्त होती रहेगी, और कोशिकाओं को ऊर्जा प्राप्त होना बंद हुआ तो कोशिकाएं भी कैसे हो जाती है, मृत हो जाती है, और शरीर भी कैसा हो जाएगा, मृत हो जाएगा। तो अपना जो क्या होता है कि जब बाहर से पोषण मिलना शरीर के लिए बंद हो जाए, तो उस समय जो हमारी कोशिकाएं हैं वो हमारे शरीर में उपस्थित वसा से अपना पोषण प्राप्त करना प्रारंभ कर देते हैं। ठीक है, जिसके कारण डाइटिंग करते हुए व्यक्ति में फैट कम होता जाता है। ठीक है, और मान लीजिए एक कंडीशन ऐसी आ जाती है कि वसा जो है हमारे शरीर में जितनी भी वसा जमी हुई थी वो सभी क्या हो जाता है, खत्म हो जाती है। तो उसके बाद जो हमारी कोशिकाएं हैं वो पोषण किससे प्राप्त करेंगी, प्रोटीन से। किससे प्राप्त करती हैं, प्रोटीन से। और ये बहुत ही डेंजरस कंडीशन होती है। ठीक है, ये बहुत ही डेंजरस कंडीशन होती है जब हमारी कोशिकाएं प्रोटीन से पोषण प्राप्त करना प्रारंभ कर दें। तो कोशिकाएं ऐसे धीरे धीरे प्रोटीन से पोषण प्राप्त करना प्रारंभ करती हैं। तो होता क्या है, एक कंडीशन ऐसी आती है कि इसकी जो लाइसोसोम की झिल्ली जो है वो क्या होती है, बस्ट हो जाती है। ठीक है, वो लाइसोसोम की झिल्ली बस्ट हो जाती है, यानी कि फट जाती है, और जिसके कारण इसके अंदर उपस्थित जल अपघटनी एंजाइम कोशिका द्रव्य में बाहर उपस्थित हो जाते हैं। और आप जानते हो कि एंजाइम्स का कार्य क्या होता है, पाचन करने का। तो एंजाइम कैसे हैं इसके अंदर, जल अपघटनी एंजाइम। और ये जो एंजाइम है कोशिका के अंदर मुख्य रूप से सबसे पहले पाचन प्रारंभ करते हैं किसका, केंद्रक का, माइटोकॉन्ड्रिया। क्योंकि आप जानते हो मुख्य जो अपने सेल ऑर्गेनल है हमारे कोशिका में वो कौन कौन से होते हैं, केंद्रक होता है और माइटोकॉन्ड्रिया होता है। तो इनका पाचन जब स्टार्ट हो जाता है प्रारंभ, तो केंद्रक आप जानते हो कोशिका को कंट्रोल करता है। तो यही नष्ट हो गया तो कोशिका क्या हो जाती है, अनकंट्रोल हो जाती है, और धीरे धीरे कोशिका जो है किसकी ओर वृद्धि करती है, मृत्यु की ओर वृद्धि करना प्रारंभ कर देती है, और धीरे धीरे कोशिका अपना समाप्त हो जाएगी। और यही प्रक्रिया यदि हमारे पूरे शरीर में प्रारंभ हो जाए तो क्या होता है, अंत में जाके व्यक्ति सफलता को प्राप्त कर लेता है। तो सफलता से मतलब मेरा ये मत समझना कोई सक्सेस प्राप्त कर लिया उसने, तो मेरा मतलब है यहाँ पे मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो ये अत्यधिक लंबे समय तक भूखे रहने की अवस्था में होता है। और आपको लास्ट टाइम मैं आपको बता देता हूँ कि लाइसोसोम का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है, तो लाइसोसोम का निर्माण होता है गोल्जी काई के द्वारा। तो गोल्जी काई के द्वारा लाइसोसोम का निर्माण किया जाता है। ठीक है भाई, जैसे कि आप जानते हो आज हमने दो अपने सेल ऑर्गेनल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और लाइसोसोम के बारे में चर्चा की है। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार। और आपको अगले अपने नए सेल ऑर्गेनल के साथ अगली क्लास में मिलते हैं। तो प्लीज कृपया ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। जो भी आपको प्रॉब्लम होती है कमेंट्स ग्रुप में आप अपना क्वेश्चन छोड़ सकते हो। ठीक है भाई, धन्यवाद।